Good morning to all. Today's topic is pyloric stenosis. We first did the introduction of the topic pyloric stenosis. Pyloric stenosis or pylorostenosis is the narrowing or stenosis of the opening from the stomach to the first part of the small intestine known as the duodenum. पायलोरिक एक मस्कुलर वॉल्व होता है जो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है एंड स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग. सो पायलोरिक स्टेनोसिस ऐसा कंडीशन है जिसमें पायलोरिक मसल के एनलार्ज होने के कारण जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो सकता है. देन सेकंड डेफिनेशन. Pyloric stenosis is defined as the narrowing of the outlet of the stomach so that food cannot pass easily from it into the duodenum. Pyloric stenosis result in feeding problem and projectile vomiting. Pyloric stenosis एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पायलोरिक मसल के नैरो हो जाने के कारण जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता है, जिस कारण पायलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन हो जाता है. पायलोरिक स्टेनोसिस रिजल्ट इन फीडिंग प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. पायलोरिक स्टेनोसिस के कारण बाद में फीडिंग प्रॉब्लम और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जैसा कंडीशन भी कॉज होता है. देन सेकंड डेफिनेशन. Pyloric stenosis is a narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine. पाइलोरिक ऐसा मसल होता है जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है और वो स्टमक में फूड को होल्ड करके रखता है. तो पाइलोरिक स्टेनोसिस ऐसा कंडीशन है जिसमें पाइलोरिक मसल बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, जिससे कारण फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाता है. ठीक है. पाइलोरिक स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द ओपनिंग फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. Then next, in this diagram, first is the normal anatomy and second is the pyloric stenosis. In this diagram, there is enlarged pylorus which prevent the food from entering the stomach to the small intestine. The next incidence. First, 3/1000 लाइव बर्थ मीन हर 1000 में से तीन बच्चों को पायलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन डेवलप होता है. सेकंड, मेल इज टू फीमेल रेशियो 4:1 मीन्स ये पायलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन सबसे ज़्यादा मेल में होता है एज कम्पेयर टू द फीमेल. थर्ड, कॉमनली इन द फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड. मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन मेल चाइल्ड को होता है, फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड को. फोर्थ, एज 3 वीक टू 3 मंथ. दिस कंडीशन ऑकर बिटवीन 3 वीक टू 3 मंथ. फिफ्थ, चाइल्ड ऑफ दोज पेरेंट हु आर अफेक्टेड विथ पायलोरिक स्टेनोसिस मीन्स इफ पेरेंट्स को पायलोरिक स्टेनोसिस है सो ये बच्चों को भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है. Sixth, it affect more commonly child than the adult. Means this condition most commonly occur to the child as compared to the adult. ये condition child को ज़्यादा होता है as compared to the adult. The next causes. The first causes is unknown, idiopathic, and the second causes is genetic and environmental factor. जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर मीन्स हम लोग अभी इंसिडेंट्स में देखे थे कि इफ़ पेरेंट्स को अगर पायलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन है देन उनके चाइल्ड को भी पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है. सो दिस इज जेनेटिक. देन सेकंड, रिस्क फैक्टर. First risk factor, sex. It is more often in boys, especially firstborn children, than in girls.
मीन्स ये कंडीशन पैलोरिक स्टेनोसिस कॉमनली मेल फर्स्ट बॉर्न मेल चाइल्ड को होता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स. देन सेकंड रेस, the condition of the pyloric stenosis more commonly in white European and it less commonly in the African Americans. Means the pyloric condition, the pyloric stenosis ऐसा condition होता है जो वाइट यूरोपियन में होता है और सबसे लेस कॉमन अफ्रीकन और अमेरिकन में होता है. देन नेक्स्ट प्रीमैच्योर बर्थ. प्रीमैच्योर बर्थ, the premature baby have more chances of developing the pyloric stenosis. Next, family history. हम लोग अभी इंसिडेंट्स में देखें कि इफ़ पेरेंट्स को पैलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन है देन वो बेबी को भी अफेक्ट करता है. सो फैमिली हिस्ट्री, द रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. If mother smoke during the pregnancy, so this will increase the risk of the pyloric stenosis in the baby. Early antibiotic use. If baby is given antibiotic in the first week of their life, then it increase the risk of the pyloric stenosis. For example, if erythromycin is given to the baby to treat the whooping cough, that will later lead to the pyloric stenosis. The next, bottle feeding. Bottle feeding is one of the risk of the pyloric stenosis. It may lead to pyloric stenosis. The next, pathophysiology. Pathophysiology, it diffuse hypertrophy and hyperplasia of the smooth muscle of the pyloric sphincter. मीन्स हम लोग इंट्रोडक्शन में देखें कि पैलोरिक एक ऐसा मसल होता है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है और वो फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है. तो पैलोरिक स्टेनोसिस ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पैलोरिक मसल हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाता है. मीन्स उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है. दिस सो दैट लीड्स टू द narrowing of the pylorus and then almost complete obstruction. स्टार्टिंग में पाइलोरस बहुत नैरो होगा, देन इट लेटर लीड्स टू द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन. कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं हो पाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. देन it will lead to the stomach content cannot flow easily through constricted pylorus. So जब पाइलोरिक मसल बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो उस कारण कंटेंट जो है फूड कंटेंट जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं हो पाएगा. सो दिस लीड टू द इन एन अटेम्प्ट टू पुश डाउन vigorous peristaltic occur. We know that peristaltic movement occur in the stomach to push down the food from the stomach to the small intestine. In this condition also pyloric peristalsis occur. Then this will lead to the persistent vomiting and dilated stomach musculature. So बहुत ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने के कारण क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होने के कारण वॉमिटिंग और स्टमक मसल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा. एंड दिस विल लीड टू द डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्रोमिक एल्कोलोसिस एंड वॉमिटिंग. देन नेक्स्ट, signs and symptoms. The first sign and symptoms is vomiting after feeding. The vomiting after feeding, this condition occur mostly in the child. Projectile vomiting is seen. Sometimes vomit contain blood. Means food content stomach से small intestine में enter नहीं हो पाएगा, जिस कारण projectile vomiting होगा with blood. Then next, persistent hunger.
Baby who have pyloric stenosis want to eat soon after vomiting. The next, stomach contraction. पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग देखें कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था फूड कंटेंट को आगे पास करने के लिए. So this lead to the stomach contraction, wave-like contraction across the baby's upper abdomen caused when the muscle trying to force food through the narrowing pylorus. The next, dehydration. Dehydration occur होगा due to the frequent vomiting and electrolyte imbalance and projectile vomiting. The next, changes in the bowel movement. Pyloric stenosis prevent food from reaching the intestine. In this condition, baby may be constipated. मीन्स पैलोरिक स्टेनोसिस प्रिवेंट करता है फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होने के लिए. सो दिस लीड टू द चेंजेस इन द बॉवल मूवमेंट. नेक्स्ट, वेट प्रॉब्लम. वेट लॉस इज सीन in the baby. The next, diagnostic evaluation. First is the history collection. In the history collection, we collect the history about the genetic history, family history, history of any antibiotic, smoking. All these histories should be collected. Then next, physical examination. In physical examination, peristaltic wave in the baby's abdomen. In the diagram, it is clearly seen there is a contraction in the, there is a peristaltic wave in the baby's abdomen. So in the physical examination, we assess the peristaltic wave and this, any signs of the dehydration. Then third, blood test. In the blood test, we check for the dehydration, any electrolyte imbalance, hemoglobin level, RBC level presence. वॉमिटिंग में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट था तो हम लोग RBC का वैल्यू, डिहाइड्रेशन और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम लोग चेक करेंगे. देन फोर्थ, अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड से हम लोग पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन को कंफर्म करेंगे. देन एक्सरे. इफ़ अल्ट्रासाउंड से कंफर्म नहीं हो पा रहा है, then we go to the X-ray. So history collection, physical examination, blood test, ultrasound and X-ray. The next is management. Goals of the management is improving nutrition and hydration, maintaining mouth and skin integrity, relieving family anxiety or to prevent from any complication. Medical management. Infantile pyloric stenosis is typically managed with surgery. Very few cases are mild enough to be treated medically. Means pyloric stenosis condition ज़्यादातर सर्जरी से ठीक होता है. कुछ कंडीशन मेडिकली भी ट्रीट होता है, लेकिन ज़्यादातर सर्जरी से ठीक होता है. इंट्रावेनस एंड ओरल एट्रोपिन may be used to treat pyloric stenosis. It has a success rate of 85 to 89% compared to nearly 100% for pyloromyotomy. Means इंट्राविनस और ओरल एट्रोपिन मेडिकेशन से पाइलोरिक स्टेनोसिस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसका चांस 85 to 89% होगा एज कम्पेयर टू द सर्जरी पाइलोरोमायोटोमी. उसका चांस 100% होगा. नेक्स्ट, मेडिकेशन. The intravenous dose of atropine for the treatment of the pyloric stenosis ranges in studies from 0.04 to 0.225 mg per kg per day, given for 1 to 10 days. And oral atropine 0.08 to 0.45 mg per kg per day is continued after IV therapy for 3 weeks to 4 months. Means इंट्राविनस डोज देंगे एट्रोपिन का और ओरल एट्रोपिन देंगे.
पायलोरिक स्टेनोसिस को मेडिकली ट्रीट करने के लिए। द नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट of pyloric stenosis is pyloromyotomy, a surgical procedure called a pyloromyotomy, also known as the Frederick Ramstead operation, is the treatment of choice. Pyloromyotomy. In pyloromyotomy, the surgeon cut only through the outside layer of the thickened pylorus muscle, allowing the inner lining to bulge out. This opens a channel for food to pass through the small intestine. Means pyloromyotomy सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें सर्जन जो पाइलोरस मसल एनलार्ज पाइलोरस मसल होगा उसको वो ट्रीट करेगा, जो बल्ज आउट मसल होगा उसको वो कट करेगा और वो चैनल बनाएगा जिससे कि फूड स्मॉल स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो सके। This is diagram of the pyloromyotomy. In this, the surgeon cut the bulge part of the pyloric muscle, which opens the narrowed part, so that the food enter from the stomach to the small intestine. Fred Ramstead pyloromyotomy is also the same as the pyloromyotomy. The next, nursing management. In nursing management, first assess the general condition. Assess the general condition of the patient. General condition means चेक करेंगे हम लोग साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए. Then administered IV fluid to prevent from the dehydration. IV fluid हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे उसको डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे प्रिवेंट करने के लिए. प्रोवाइड एडिकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. एडिकेट न्यूट्रिशन मीन्स अगर 4 to 8 आवर्स आफ्टर एनेस्थीसिया, इफ सर्जरी हुआ है और एनेस्थीसिया हुआ है उसको, तो 4 to 8 आवर्स के बाद हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन या एडिकेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे. प्रोवाइड प्रॉपर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर. मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट डेली. मेंटेन एडिकेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट. Next, nursing diagnosis. First, imbalanced nutrition, less than body requirement related to inability to retain food. Second is deficit fluid volume related to frequent vomiting. Impaired oral mucous membrane related to NPO status. Risk for impaired skin integrity related to fluid and nutritional deficit. Compromised family coping related to seriousness of illness and impeding surgery. First, imbalanced nutrition. बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था. तो पहला है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू रिटेन फूड. देन सेकंड, डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा था जिसके कारण बेबी को डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था. तो डेफिशिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग. इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस. बेबी अगर बेबी को सर्जरी हुआ है तो एनपीओ स्टेटस के कारण बेबी का ओरल म्यूकोसा मेम्ब्रेन इम्पेयर्ड हो गया था. तो नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू एनपीओ स्टेटस. Risk for impaired skin integrity related to food and nutritional deficit. Due to fluid and nutritional deficit, there is impaired skin integrity. Then last, compromised family coping related to seriousness of illness. The next, complication, failure to grow and develop due to the improper nutrition to the baby. The decrease in the weight of the baby, weight loss, so failure to grow and develop. And next, dehydration due to the frequent vomiting, projectile vomiting and electrolyte imbalance. This lead to the pyloric stenosis can lead to the dehydration. Then third complication is the stomach irritation. Due to the repeated vomiting, there is a stomach irritation, and
Fourth complication is jaundice. Jaundice is a condition rarely developed as substance secreted by the liver can build up, causing a yellowish discoloration of the skin and eyes. So all these four complications occur in the pyloric stenosis: failure to grow and develop, dehydration, stomach irritation, and jaundice. So pyloric stenosis first introduction. Pyloric stenosis is a muscular wall that is present between the stomach and the small intestine that hold the food. And pyloric stenosis is a condition in which there is narrowing of the opening in the stomach. Then definition: pyloric stenosis is narrowing of the opening from the stomach to the first part of the small intestine. Then incidence: 3 by 1000 live birth. It more commonly occur in the male firstborn child and it occur to the infant between 3 weeks to 3 months, and child of those parents who are affected with pyloric stenosis also develop pyloric stenosis. It affect more commonly in child than the adult. The next causes: unknown, genetic and environmental factor. The next risk factor: sex. It more commonly occur in the male as compared to the female. Race: it commonly occur in the European and less common in the African Americans. Then premature baby. Then smoking. Family history: smoking during pregnancy, early antibiotic use, bottle feeding. Then pathophysiology, sign and symptoms: vomiting after feeding, persistent hunger, stomach contraction due to the peristaltic movement, dehydration due to the vomiting, changes in the bowel movement, weight problems, weight loss. Diagnostic evaluation: history collection, physical examination, blood test, ultrasound, x-ray. Management: first, medical management. Intravenous dose of atropine and oral atropine should be given to treat medically. And surgical management: pyloromyotomy or Frederick Ramstad operation. Then nursing management, nursing diagnosis and complication: failure to grow and develop, dehydration, stomach irritation, jaundice. Thank you.